हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा अपन लोगों का जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है उसमें हम लोग सेकंड सेक्शन पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फिनिश हो चुका है, अभी हम लोग विद्युत अपघटन पढ़ रहे थे, है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि विद्युत अपघटन में कौन इलेक्ट्रोड के ऊपर बनेगा और कौन नहीं बनेगा। ठीक है, आज जो है उसी श्रृंखला में हम लोगों ने विद्युत रासायनिक श्रेणी को पढ़ा था। विद्युत रासायनिक श्रेणी से हम लोग कुछ बातें सीखे थे कि अगर कोई तत्व जो है अपचयित हो रहा है, ठीक है, उसकी अपचयन प्रकृति ज्यादा है, तो मतलब उसका E0 RP मतलब जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होगा, ज्यादा रहा होगा, और उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब ऑक्सीकारक क्षमता जो है ज्यादा होगी। अगर हम देखें यहाँ पे कि यहां पे हमारे पास जो है क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, ये दो क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, तो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अपनी टॉपिक्स के साथ। देखो इसमें क्या दे रखा है कि ये जो है मैंने 5 इलेक्ट्रोड्स लिखे हैं, MnO4 माइनस Mn+2 में जा रहा है, तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 1.51 वोल्ट है। MnO2 अगर Mn+2 में रिड्यूस हो रहा है तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 1.28 है, इसका 1.33, इसका 1.78 और इसका 2.87। ठीक है, तो अगर हम देखें यहां पे तो सबसे ज्यादा SRP वैल्यू किसकी है, इसकी। ठीक है, और सबसे कम किसकी है, MnO2 की। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है बेटा ऑक्सीकारक क्षमता। ठीक है, ऑक्सीकारक क्षमता क्या होती है, किसी तत्व की ऑक्सीकारक क्षमता जो होती है उसकी अपचयन प्रवृत्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और अपचयन प्रवृत्ति जो है आपकी, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, E0 RP के रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, ओके, तो उसी का अपचयन प्रकृति भी ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा SRP वैल्यू जो है किसकी आ रही है बेटा, F2 टू F- की। तो सबसे अच्छा बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, F2। फिर उसके बाद हम देखें यहाँ पे F2 के बाद दूसरा नंबर किसका आ रहा है, 2.87। फिर उसके बाद H2O2 बेटा 1.78, सो हम लोगों ने H2O2 लिख दिया। फिर उसके बाद कौन आ रहा है, KMnO4, ओके, सो KMnO4 मतलब MnO4 माइनस। फिर उसके बाद कौन आ रहा है, 1.33 मतलब Cr2O72 माइनस डाइक्रोमेटाइन। ठीक है, और फिर उसके बाद कौन आ रहा है, MnO2, कौन आ रहा है, MnO2। तो ये आपका क्या हो गया, जो है ऑक्सीडाइजिंग पावर हो गई, है ना। तो ये क्लियर हो गया, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आप लोग। देखो बेटा इसमें बोला जा रहा है कि ABC 3 धातु जो है तत्व जो कि इनके लवणों के जलीय विलयनों में, ठीक है, इनके लवण जो हैं AM+, BN+ के रूप में रहते हैं, बनाते हैं। A धातु CQ+ को उसके विलयन से विस्थापित करती है, जबकि धातु B जो है बेटा AM तथा CQ+ दोनों को ही उसके विलयनों से विस्थापित करती है। तो वो कह रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सही क्रम क्या लिखो। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, देखो जिसका E0 OP ज्यादा होगा, मतलब उस धातु का ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम देखें कि धातु A जो है धातु CQ+ को के आयंस को क्या कर रही है, विस्थापित कर रही है। तो यहां पे क्या हो रहा है, A जो है CQ+ आयन को विस्थापित कर रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं यहां पे कि A क्या हो रहा है, A हो रहा है आपका ऑक्सीकृत, A क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, और C को रिड्यूस करेगा, मतलब A का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल C से ज्यादा होगा बेटा।
ठीक है, समझो बात को। अच्छा, साथ में क्या है, धातु बी Am प्लस और Cq प्लस दोनों को ही क्या कर रही है, धातु जो है बी Am प्लस और Cq प्लस दोनों को ही क्या कर रही है, विस्थापित कर रही है, मतलब Ca देन B। ठीक है, B जो है A और C दोनों से ही ज्यादा ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति रखती है, तो दैट्स वाई यहां पे क्या होगा बेटा, B का जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल A और C दोनों से ही ज्यादा होगा, और A और C में A का ज्यादा है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लोग बेटा, क्या हमें ये तो समझ में आ गया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है किसका ज्यादा होगा और कौन इलेक्ट्रोड्स पे बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये सारी बातें अपन लोग जानते हैं, है ना। नाउ यहां देखो बेटा, नेक्स्ट आपका जो है, अब हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं विद्युत अपघटन में कि मात्रा कितनी बनेगी। ये तो हमने सीख लिया कि इलेक्ट्रोड पे कौन डिस्चार्ज होगा, ठीक है। मात्रात्मक रूप में हम लोग फैराडे के लॉ पढ़ते हैं बेटा, फैराडेज जो है लॉ, तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है, हालांकि लॉ एक ही है, उसी को दूसरे रूप में भी बोला उन्होंने, ठीक है। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, देखो फैराडे फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि इलेक्ट्रोड पे जो भी अमाउंट मौजूद होगी बेटा, मतलब जो भी इलेक्ट्रोड पे जमा होगा, जो भी धातु होगा या कोई गैस होगी, तो जो उसकी अमाउंट होगी वो अमाउंट ऑफ एलिमेंट डिस्चार्ज, अमाउंट ऑफ एलिमेंट या मास ऑफ एलिमेंट डिस्चार्ज, ठीक है, एट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पे जो भी एलिमेंट डिस्चार्ज होगा उस वो क्या होगा बेटा, Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, Q के, मतलब Q क्या है आपका, हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन कराई इलेक्ट्रोलिसिस करके, ठीक है। सो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, है ना। और Q क्या होता है बेटा, Q होता है कूलम्बिक चार्ज, जो कि करंट और इनटू टाइम पीरियड, कितनी करंट कितने टाइम के लिए अपन लोगों ने पास कराई, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं बेटा, W इज इक्वल टू क्या, K डॉट Q, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी बेटा, ठीक है, इसको हम लोग Z से भी लिखते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। अगर यहां पे Q की वैल्यू 1 कूलाम्ब है, Q की वैल्यू कितनी बेटा, 1 कूलाम्ब है, तो यहां पे Z क्या होगा आपका, W के बराबर, ठीक है। अगर Q की वैल्यू 1 कूलाम्ब है तो Z आपका हो जाएगा W के बराबर, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। अब वो W कितना होगा हमें ये समझना होगा, 1 कूलाम्ब में कोई एलिमेंट कितना जमा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है। तो हम ये बात समझ पा रहे हैं बेटा कि कोई भी तत्व की जो इलेक्ट्रोड पे आ रहे हैं उनकी जो मात्रा होगी वो आवेश के क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी, ठीक है। सो देखो यहां पे W इज डायरेक्टली, W इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, यहां से Q आ गया, ठीक है। अब देखो W इज इक्वल टू, जैसे सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कॉपर मान के चलो इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज हो रहा है बेटा, कॉपर सॉलिड के रूप में,
ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, 1 मोल कॉपर। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 2 फैराडे, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1 फैराडे। तो 2 फैराडे से क्या हो रहा है, 2 फैराडे चार्ज से 1 मोल कॉपर जमा हो रहा है। और 1 मोल कॉपर का मतलब क्या होता है बेटा, 1 मोल कॉपर का होता है मतलब 63.5 ग्राम कॉपर। ठीक है, 63.5 ग्राम कॉपर। ओके, तो अगर हम देखें 2 फैराडे चार्ज का मतलब कितना है बेटा, 63.5 ग्राम कॉपर। देयरफॉर, ठीक है, 1 कूलाम से कितना होगा, 1 कूलाम से 1/2F मोल कॉपर। ठीक है, दैट कम्स आउट टू बेटा 63.5 ग्राम के टर्म्स में अगर मैं लिखूं 2F ग्राम कॉपर। ठीक है, 63.5 डिवाइडेड बाई 2, इसको अपन लोग क्या लिखें बेटा, अपॉन F कर दो इसको, इतने ग्राम कॉपर। 63.5 मतलब मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, 2 क्या है बेटा, वैलेंसी है ना। ओके, सो m/2 इंटू 1/f ग्राम कॉपर। m/2f कितना है, m/2 हो गया बेटा इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाई फैराडे, इतने ग्राम कॉपर। ये क्या हो रहा है तुम्हारा, कूलम्बिक चार्ज है। ठीक है, समझो बात को। ठीक है, तो ये जो है 1 कूलाम से कितने ग्राम कॉपर जमा हुआ है, देखो एक, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, 1 कूलाम के करस्पॉन्डिंग Z। ठीक है, तो Z इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाई F। ठीक है, मतलब ये तुल्यांकी भार है, E क्या है आपका, तुल्यांकी भार। तो हर एक तत्व का तुल्यांकी भार क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा। जैसे कि सिल्वर होता तो यहाँ पे सिल्वर के लिए क्या होता, Ag++ इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, Ag। तो इसका तुल्यांकी भार सिल्वर का क्या होगा, इसका एटॉमिक वेट 108 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि यहाँ पे 1 ही फैराडे से 1 मोल सिल्वर होगा। ठीक है, तो E क्या है आपका, तुल्यांकी भार किसी भी तत्व का। ठीक है, और जो है बेटा Z इज इक्वल टू E/F हो जाएगा आपका, है ना। तो अपन लोग फॉर्मूला यहाँ पे क्या डिजाइन कर सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला आ गया W इज इक्वल टू क्या आ गया, W इज इक्वल टू जनरल फॉर्मूला आ गया E/F, और Q कितना है बेटा, I.T। ठीक है, W इज इक्वल टू E/F इंटू I.T। ये क्लियर हो गया अपन को। ओके, सो ये कहीं ना कहीं अपन लोगों का मास आ गया। ठीक है, कि भाई जो है कितना मास किसी तत्व का डिस्चार्ज होगा, ये जनरल फॉर्मूला आ गया बेटा, W इज इक्वल टू ZIT। ठीक है, सपोज करो सेल की जो दक्षता है वो ईटा है बेटा, मतलब सेल 100% काम नहीं कर रहा हो, मतलब कुछ उसमें जो करंट है हम पास करा रहे हैं, लेकिन प्रतिरोध वगैरह मानते हुए हम लोग मानते हैं कि कुछ ऊर्जा का क्षय हो रहा है, मतलब कुछ करंट का क्षय हो रहा है। तो उस केस में यदि आपको जो है यदि क्या बेटा करंट एफिशिएंसी दे रखी है, ठीक है, करंट एफिशिएंसी ईटा दे रखा है, मतलब जो धारा का दक्षता है वो ईटा दे रखा है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, देखो तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो W इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, या ईटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ईटा इज इक्वल टू आएगा आपका, ठीक है, देखो ऑब्वियस है अगर कुछ जो द्रव्यमान है, ठीक है, वो मान के चलो 70% करंट एफिशिएंसी है, मतलब जो हम मान के चल रहे हैं थ्योरेटिकली कि भाई ये फॉर्मूला तो ये मान के चल रहा है कि पूरा का पूरा करंट क्या है,
इलेक्ट्रोलिसिस में जा रहा है, विद्युत अपघटन में जा रहा है, लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं। मान के चलो 50% करंट का ही उपयोग हो पा रहा है, तो उस केस में जो मात्रा आएगी वो आधी आएगी ना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, W जो एक्चुअल है, ठीक है, वास्तविक मात्रा कितनी आई अपॉन थ्योरेटिकल हम कितनी ले रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। समझो बात को, क्लियर। मतलब यहाँ पे जो है W एक्चुअल जो आएगा, ठीक है, या ये तो परसेंटेज के टर्म्स में हमने 100 लिखा था, ठीक है। तो W एक्चुअल जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, W थ्योरेटिकल कितना है, ZIT, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ईटा, ओके। समझो बात को, ये आएगा। चलो, तो अब इस पे बेस्ड जैसे क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि भाई सपोज अपन लोग बात करते हैं बेटा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में हम लोगों ने क्या करा, ठीक है, आपको दे रखा होगा कि 2 एम्पीयर की धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित करी गई, ठीक है। ठीक है, अगर 10 मिनट के लिए प्रवाहित करी गई, यदि क्या है धारा का, ठीक है, यदि धारा का प्रवाह जो है कितना है बेटा, जो है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में 2 एम्पीयर की धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित करी गई, ठीक है। यदि धारा का प्रवाह, ठीक है, या धारा प्रवाह की दक्षता 80% है, ठीक है, तो क्या है बेटा, सिल्वर की मात्रा ज्ञात करो, ठीक है। जो भी सिल्वर जमा होगा उसकी मात्रा क्या होगी, ठीक है, ये अपन को देखना है। तो देखो सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन है, ठीक है, वो क्या है बेटा, यहां पे अपन लोग देख रहे हैं, तो ये आ रहा है आपका Ag, क्या आ रहा है, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव व्हाट, Ag सॉलिड, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं बेटा कि 1 फैराडे से, या सीधा फॉर्मूला लगाओ फैराडे फर्स्ट लॉ का, W इज इक्वल टू ईटा इंटू ZIT, ठीक है। तो ये कितना बेटा 80/100, Z कितना होगा, तुल्यांकी भार सिल्वर का अपॉन 1 है ना, अपॉन वॉट बेटा, सॉरी E/F इंटू करंट आपको 2 एम्पीयर की दे रखी है, 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे बेटा टाइम को, ठीक है। और यहाँ पे 80 मतलब ये 0.8 हो गया, इंटू वॉट, तुल्यांकी भार कितना होगा 108 ग्राम, अपॉन फैराडे की वैल्यू बेटा 96500 लेनी है, इंटू 2 इंटू वॉट 600, ठीक है। सो यहाँ से अपन लोग मास निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे, ओके। एक आध क्वेश्चन और लिख लेता हूं मैं, ठीक है, ताकि अपन को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, एक जलीय कॉपर सल्फेट, जलीय कॉपर सल्फेट के विलयन से 10 एम्पीयर की धारा, 10 एम्पीयर की धारा, ठीक है, का प्रवाह, ठीक है, 30 मिनट के लिए, ठीक है, किया जाता है ना। अब इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है।
पहला तो है बेटा कैथोड एनोड पर क्या प्राप्त होगा, ठीक है, क्लियर। यहां पे निष्क्रिय इलेक्ट्रोड लेने हैं हमें, ओके, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड, ओके। अब देखो यहां पे कि जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस एलिमेंट डिस्चार्जिंग एट एनोड एट द कंडीशन ऑफ एसटीपी, ठीक है, तो जो है एसटीपी पर, ठीक है, एसटीपी पर गैसीय तत्वों का, ठीक है, उत्पन्न गैसीय या गैसों का आयतन ज्ञात करो, ठीक है। तीसरा क्या है बेटा, तीसरा है तत्वों की मात्रा ज्ञात करो इलेक्ट्रोड पर, ठीक है। और चौथा है यदि विलयन का आयतन, यदि विलयन का आयतन 5 लीटर है, कितना है, 5 लीटर है, ठीक है, तो 30 मिनट बाद, 30 मिनट बाद परिणामी विलयन की, 30 मिनट बाद परिणामी विलयन की पीएच ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ये देखो, सबसे पहले हमें बोला जा रहा है कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से 10 एम्पीयर की करंट, ठीक है। तो पहले तो अपन लोग देखें पहला पार्ट जो है कैथोड और एनोड पे क्या बनेगा, ठीक है। तो कैथोड पे अपन को पता है कैथोड पे कौन आएगा बेटा, कंपटीशन होगा कॉपर और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। तो कॉपर डिस्चार्ज होगा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर बनेगा बेटा, कल पढ़ा चुका हूँ इस बात को, ओके। जबकि वाटर जो है डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, ये सारे रीजन हम लोग जानते हैं। E0 आपका 0.34 है और इसका E0 जो है आपका वो -0.83 वोल्ट आता है, ठीक है। तो ये डिस्चार्ज होगा। तो कैथोड पे कौन मिला अपन को, कॉपर, ओके। एनोड पे कौन मिलेगा, एनोड पे देखो बेटा, एनोड पे मिलेगा 10 एम्पीयर की धारा का प्रवाह 30 मिनट के लिए किया जाता है, ठीक है। तो सॉरी पहले एनोड पे बात करते हैं, है ना। एनोड पे जो है बेटा क्या मिलता है बताओ, एनोड पे मिलेगा अपन लोगों को ट्वाइस ऑफ H2O गिव्स व्हाट, O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक तो रिएक्शन ये होगी बेटा, ठीक है। सल्फेट डिस्चार्ज तो होगा नहीं, तो यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। अब देखो तो पहला हमारा पार्ट सॉल्व हो गया, तीसरा पार्ट पहले कर लेते हैं, ठीक है, कि तत्वों की मात्रा इलेक्ट्रोड पर कितनी बनेगी। तो तत्वों की मात्रा कितनी बनेगी बेटा, देखो इसको थर्ड पार्ट को पहले कर लो। तत्वों की मात्रा अगर हम देखें कॉपर के लिए बेटा, ठीक है, तो कॉपर की इक्वेशन क्या बनेगी कैथोड पे, Cu सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फैराडे से 1 मोल कॉपर आता है, ठीक है। तो W इज इक्वल टू कितना आएगा, Z.I.T, ठीक है। तो W इज इक्वल टू Z.I.T, है ना। अब देखो Z कितना होगा इसका, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय फैराडे, इक्विवेलेंट मास कितना होगा कॉपर का
कॉपर का इक्विवेलेंट मास होगा 63.5 डिवाइडेड बाई 2, F मतलब 96500 कूलम, और I की वैल्यू कितनी है आपकी, करंट की वैल्यू है 10 एम्पियर, और यहाँ पे 30 मिनट के लिए करंट को पास कराया गया, ठीक है। तो 30 मिनट मतलब 60 सेकंड से और मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो W निकल आएगा यहाँ से कॉपर का, ठीक है। और साथ में बेटा क्या है, मतलब आप सिर्फ इक्वेशन लिखो, ठीक है, बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुरंत इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन जो है बेटा, ठीक है, 32 ग्राम कितने से आ रहा है, 4 फैराडे से, ठीक है। तो 32 ग्राम 4 फैराडे से आ रहा है, ठीक है। तो एक Z की वैल्यू कितनी होगी, इस रिएक्शन का Z जो आएगा वो ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। तो Z ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा बेटा, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाई F। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, 32/4, है ना, मतलब 16/2 मतलब 8 ग्राम आएगा, ठीक है, इंटू वॉट, इंटू वही 10 इंटू 30 इंटू 60, ठीक है। ये आपका आ जाएगा W ऑफ ऑक्सीजन, समझ पा रहे हो, क्लियर। अब देखो थर्ड पार्ट हो गया आपका, फोर्थ पार्ट देखो, सॉरी सेकंड पार्ट पहले देखते हैं। ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूछा था अपन से, ठीक है। तो कौन एनोड पर जो है ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है बेटा, तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है तो कितना आयतन आएगा इसका, तो देखो इसमें वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, ठीक है, कितना आने वाला बताओ। एसटीपी पर जो आयतन आएगा वो कितना आएगा बेटा, 4 फैराडे से 1 मोल करंट, ठीक है। तो अपन लोग Q से कितना आएगा बताओ, सीधी सी बात है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी हमें निकालना है, ठीक है। 4 फैराडे से 1 मोल ऑक्सीजन, ठीक है। तो मतलब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 4 फैराडे से 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन का एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है बेटा, 22.4। तो 22.4 लीटर 4 फैराडे से, तो 1 कूलम से कितना आएगा, 22.4 डिवाइडेड बाई 4F, ठीक है। समझो बात को। तो हमने चार्ज कितना पास कराया बेटा, Q, तो Q की वैल्यू कितनी आएगी, 10 इंटू 30 इंटू 60, ठीक है। ये ऑक्सीजन का, समझो बात को, बहुत ज्यादा फॉर्मूला रट्टा मार के नहीं चलना है, ठीक है। आप सिर्फ रिएक्शन लिखो, और ये रिएक्शन तो रट्टा मारनी है बिल्कुल, ठीक है। ये और हाइड्रोजन वाली, ये दोनों बिल्कुल याद रख लो आप लोग, है ना, क्लियर। अगर ये दो बातें याद हैं तो अपन का क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होने वाला, ठीक है, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। कंफ्यूजन क्या है कि इस रिएक्शन को ही गलत लिखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन प्रोड्यूस वाली रिएक्शन को H+ लिख देते हैं बेटा, H++ इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, ठीक है, ओके। इस रिएक्शन को भी हम लोग गलत लिख देते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में कोई कंफ्यूजन जैसी बात ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल, मतलब इससे सिंपल टॉपिक नहीं है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे एसटीपी पर हम लोगों ने क्या लिया, वॉल्यूम लिया, तो ये वॉल्यूम हो गया, ये वेट ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। सो क्लियर। अब देखो अगर विलयन का आयतन 5 लीटर है, कितना बेटा, विलयन का आयतन 5 लीटर है, तो 30 मिनट बाद परिणामी विलयन का पीएच ज्ञात करो, ठीक है, ओके। सबके आंसर में लिख दूं पहले एक बार, ठीक है। पहले का देखो बेटा, पहले का जो आंसर आएगा आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। 30 इंटू 60 इंटू 10, 96500 से अपन लोगों ने डिवाइड करा, ठीक है। सो ये आ रहा है करीब 6 ग्राम के आसपास, ओके। कितना आ रहा है बेटा, 6 ग्राम के आसपास, देख लेना एक बार इसको, ठीक है। और यहाँ पे वेट ऑफ ऑक्सीजन निकाल लोगे आप लोग, है ना। अच्छा, इसमें वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो आएगा वो कितना आएगा बेटा, 22.4, ये करीब आएगा 1.04 लीटर, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास वो क्या है,
पीएच, पीएच फाइंड आउट करना अपन लोगों को। ओके, तो पीएच क्यों फाइंड आउट करना, ये क्वेश्चन में क्वेश्चन का महत्व ही इसीलिए क्योंकि पीएच जैसे ही हम लोग देखेंगे यार पीएच वीएच का क्वेश्चन, अपन लोग डर जाएंगे और क्वेश्चन छोड़ देंगे। क्लियर? तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे पीएच आएगा किस वजह से होगा, जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो जरा देखो कैथोड पे क्या है बेटा, कहानी कुछ इस तरीके की हो रही है, ठीक है, और तो कैथोड पे तो कॉपर जा रहा है, तो ये वाली रिएक्शन तो हो ही नहीं रही कैथोड पे, ठीक है, तो कैथोड पे हाइड्रोक्सिल आयन तो प्रोड्यूस हो नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एनोड पे फोकस करें बेटा, तो एनोड पे जरूर आप देखोगे तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है और H+ आयन डेवलप हो रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि 4 फैराडे जैसे ही करंट पास होता है, ठीक है, 4 फैराडे करंट से, ठीक है, 4 मोल H+ आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो अपन देखेंगे कि Q करंट आ गया या Q चार्ज अपन लोगों ने पास कराया, तो कितना आएगा बेटा 4/4F इंटू Q मोल ऑफ H+ आयन, ठीक है। मतलब यहां पे कितना आया Q/F मोल ऑफ H+, ठीक है, समझ रहे बात को। Q/F मोल ऑफ H+, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो Q क्या है आपका और F क्या है, ठीक है। Q तो चार्ज है बेटा और F क्या है, ठीक है, फैराडे, है ना। तो चार्ज अपन लोगों ने कितना लिया है, चार्ज अपन के पास है 10 एम्पियर की करंट, ठीक है, 30 मिनट के लिए अपन ने पास कराई, ठीक है। इतना अपन लोगों ने चार्ज, इतने कूलम्बिक चार्ज पास कराया बेटा, फैराडे की वैल्यू 96500 कूलम, ठीक है। तो इतने मोल H+ आयन आएगा। और पीएच निकालने के लिए हम लोगों को चाहिए क्या होता है बेटा, पीएच निकालने के लिए हम लोगों को चाहिए होता है H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इसी वजह से क्या बेटा, यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है आपको इस क्वेश्चन में, क्लियर। वॉल्यूम कितना है, 5, कितना ले रहे हैं, 5 लीटर, ठीक है ना। ओके, तो वॉल्यूम आपका 5 लीटर दे रखा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, नंबर ऑफ मोल ऑफ H+ आयन, ठीक है, ठीक है, 30 मिनट का टाइम था ना, 30 मिनट बाद पीएच, है ना। तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बेटा इतने तो मोल आ गए, ठीक है। तो मोल कितने आ गए, 10 × 30 × 60 अपॉन 96500, ये मोल आ गए, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना बेटा, 5 लीटर, ठीक है। सो ये H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी उससे अपन लोग क्या करेंगे बेटा, पीएच निकाल लेंगे, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+ आयन, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन अपन लोगों का आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं इस थ्योरी में, इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं आपको आंसर, पीएच जो है ये आएगा आपका बेटा, H+ आयन आया आपका 0.038, ठीक है, और ये पीएच आ रहा है 1.42, ठीक है, 1.42, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। चलो नाउ अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन लोग, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। Faraday's second law of electrolysis, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो कर रहे हैं हम लोग,
ठीक है, उसमें फैराडे के सेकंड लॉ पे बात करेंगे। तो फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या बोलता है, देखो फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है ये बोलता है कि अगर सपोज करो हम लोग बेटा करंट सेम लें और सेम टाइम के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स में पास कराएं, ठीक है, सेम चार्ज को, ठीक है, अलग अलग विद्युत अपघट्यों में पास कराएं, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोड्स पे मात्राएं डिस्चार्ज होंगी, ठीक है, जैसे मान के चलो हम बात करें यहाँ पे हमारे पास एक सिल्वर आयन का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक कॉपर आयन का है, ठीक है, और एक एल्यूमिनियम आयन का है। ओके, तो हमारे पास 3 इस तरीके के सॉल्यूशन मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिल्वर आयन, कॉपर आयन और एल्यूमिनियम आयन, ये 3 आयन है बेटा, सेम करंट अगर पास कराते हैं तो बोला जाता है कि भाई यहाँ पे जो एलिमेंट्स की जो अमाउंट होगी डिस्चार्ज, ओके, W ऑफ सिल्वर, W ऑफ कॉपर, ठीक है, एंड W ऑफ एल्यूमिनियम, ये जो डिस्चार्ज होगी, ठीक है, ऑब्वियस है इक्विवेलेंट मास E बाई एफ के बराबर होगी, क्योंकि W इज इक्वल टू व्हाट, E बाई एफ डॉट क्यू बेटा या IT। तो अगर हम सेम करंट पास करा रहे हैं, F तो सबके लिए कॉमन है बेटा, ठीक है, Q भी सेम है, तो अगर समान धारा को समान समय के लिए या हम बोले समान आवेश इन अलग अलग विलयनों से गुजारने पे, ठीक है, जो इलेक्ट्रोडों पर मात्राएं आएंगी, वो इलेक्ट्रोड्स पे जो मात्रा बनेगी बेटा वो सिर्फ क्या करेंगे, इनके तुल्यांकी भारों को के रेशियो में रहेंगी, ठीक है, इनके तुल्यांकी भारों के अनुपात में रहेंगी। समझ पा रहे हो? क्लियर? सो W इज इक्वल टू क्या रहेगा, W ऑफ सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, दैट विल फॉलो द रेशियो ऑफ, किस रेशियो को फॉलो करेगा बेटा, 108 इज टू 63.5 डिवाइडेड बाई 2 इज टू 27 डिवाइडेड बाई 3। समझो बात को? इस रेशियो में जो मात्राएं बनेंगी वो इस रेशियो को फॉलो करेंगे। मान के चलो हम लोग कॉपर की बात करें बेटा, तो कॉपर हमें पता है x ग्राम आ रहा है, ठीक है, तो उतना ही आवेश पास कराने पे, ठीक है, ये कितना आएगा, सिल्वर कितना आएगा, तो सिल्वर अपॉन कॉपर, क्लियर, सिल्वर का तुल्यांकी भार E ऑफ सिल्वर अपॉन कॉपर का तुल्यांकी भार E ऑफ कॉपर, ठीक है। अगर W ऑफ सिल्वर कितना आ रहा है, W ऑफ सिल्वर जो आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है x ग्राम, W ऑफ सिल्वर कितना आ रहा है बेटा, ये पता करना है अपन को, कॉपर का कितना आ रहा है x ग्राम, E ऑफ सिल्वर कितना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर जो है आपका वो आ रहा है 108 डिवाइडेड बाई 1, और E ऑफ कॉपर कितना आ रहा है 63.5 डिवाइडेड बाई 2, है ना। सो 108 इंटू 2, ठीक है, सो 63.5 ग्राम। ये बात समझ आ गई अपन को? क्लियर? सो अब देखो यहाँ पे ये आपका, इसमें क्या करोगे आप, W ऑफ सिल्वर निकाल लोगे बेटा, x से मल्टीप्लाई कर लोगे, x की वैल्यू आपको जो भी दे रखी होगी उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये फैराडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होगा, ठीक है। अब देखो बेटा, कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के कई सारे उपयोग हैं, है ना, उनमें से एक उपयोग तो क्या है आपका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का है, ठीक है। उपयोग तो बहुत सारे हैं, ठीक है, जो सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हैं, इनको भी हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध अवस्था में प्राप्त करते हैं उनके लवड़ों से, ठीक है। तो कैसे प्राप्त करते हैं बेटा, विद्युत अपघटन करा के, है ना। इसी तरीके से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या जो गैसेस हैं, ठीक है, उनको भी हम लोग क्या कराते हैं, हाइड्रोकार्बन वगैरह,
ठीक है, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह पढ़ा है अपन लोगों ने, तो वो सारी गैसेस को भी हम लोग इन इलेक्ट्रोलिसिस करा के क्या करते हैं, उत्पन्न करा सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जैसे हम लोगों को किसी प्लास्टिक की जो है रॉड है बेटा, उसके ऊपर हम लोगों को सिल्वर की कोटिंग करानी है, तो अपन क्या करते हैं, सिल्वर आयन के साथ उसके सिल्वर सॉल्यूशन में, जैसे देखा होगा आजकल जो है बहुत फाइन जो है क्या होती है, कोटिंग होती है। जैसे गाड़ियों वगैरह के जो चेसिस होती है उस पर कलर कैसे होता है बेटा, वो एक साथ होता है, कोई पेंट लेके ब्रश नहीं मारते हैं वो लोग। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन लेता है, ठीक है, कलर का, ठीक है, और हाईली क्या होता है, मतलब जो भी फाइबर बॉडी होती है या जो भी मेटेलिक बॉडी होती है, ठीक है, उस पर एक यूनिफॉर्म कलर करने के लिए वो क्या करते हैं, एक बड़ा सा टैंक रहता है, उसमें पेंट वगैरह पूरा भरा रहता है, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराते हैं वो। ठीक है, क्लियर। और जो भी मेटेलिक लश्चर का कलर देना है, ठीक है, उस को बेटा कैथोड बनाते हुए, ठीक है, मतलब जो चेसिस रहेगा उस पर कैथोड हो जाएगा, क्लियर, मतलब और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा वो पेंट के जो पार्टिकल्स होंगे वो हो जाएंगे। ठीक है, और वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करा के जमा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये अपन लोगों की प्लास्टिक की रॉड है, इसके ऊपर हम लोगों को सिल्वर की कोटिंग करानी है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, सिल्वर कलर की फाइन पेन लेते हैं हम लोग, ठीक है, ऊपर कोटिंग बहुत अच्छी होती है, तो क्या वो चांदी की बनी हुई पेन है, ऐसा नहीं है, क्लियर। तो उस पर क्या है, कोटिंग कराते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में क्या करा अपन लोगों ने, डिप कर दिया बेटा, ओके, और उस पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, और इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, ठीक है, होगा क्या, ये जो सिल्वर आयन है, ठीक है, ये क्या बेटा, सिल्वर आयन इस पे जमा होना चालू हो जाएगा, क्लियर। और इससे क्या होता है बेटा, एक बहुत फाइन लेयर बन जाती है, बिल्कुल बराबर यूनिफॉर्म, क्लियर। इसीलिए क्या है, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है कि अगर मान के चलो किसी चम्मच के ऊपर, ठीक है, आपने जो है एक कोटिंग कराई है, ठीक है, इस तरीके की, जिसकी थिकनेस वगैरह आपको दे रखी हो, ठीक है। तो अगर ये थिकनेस दे रखी है आपको कि भाई इसके डायमेंशंस दे रखे हैं बेटा, कि इसके ऊपर कोटिंग कराई है आपने, इतनी मोटी लेयर बन गई है इसकी, ठीक है, क्लियर, ये जो है ये पूरी कोटिंग हो रही है, ठीक है। तो इसकी जो थिकनेस है, ए है, बी लेंथ है बेटा, ठीक है, ए मान के चलो लंबाई है, ये चौड़ाई है स्प्लिट की बी, और इस पे जो थिकनेस है वो सी लेंथ की है। तो ए बी सी, ये क्या हुआ, इस मेटल का जो भी जमा हुआ है, ठीक है, उसका वॉल्यूम हुआ, वॉल्यूम ऑफ मेटल जो भी जमा हुआ है उसका आयतन है ए क्रॉस बी क्रॉस सी सेंटीमीटर क्यूब। मान के चलो आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, मिलीमीटर में, तो उसको निकाल लेंगे, ठीक है। अब आपको डेंसिटी दे रखी होगी बेटा, डेंसिटी ऑफ मेटल, जो घनत्व है वो दे रखा होगा आपको, मान के चलो लेट इट बी डी ग्राम या एक्स ग्राम, मान के चलो एक्स ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे कि भाई करंट आपको 10 मिनट के लिए पास कराई या 20 मिनट के लिए, ठीक है, या बोलेंगे कि इतनी इस डायमेंशन की लेयर को अपन लोगों को क्या करना है, उस पर जमा कराना है, तो कितने समय के लिए करंट पास करानी पड़ेगी, ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेंसिटी निकाल ली, आयतन पता है, तो अपन लोग जो भी धातु को जमा करना है, ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस एक्स, ये वेट ऑफ मेटल आ गया बेटा, इतने ग्राम मेटल आ गया। अब इतने ग्राम मेटल जो है अपन लोगों का जमा हुआ है, ठीक है। सो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस एक्स, इतने ग्राम अपन लोगों ने धातु जमा कर ली। इतने ग्राम धातु जमा करने के लिए हमें कितना आवेश पास कराना होगा बेटा, तो अपन लोग क्या करेंगे, W इज इक्वल टू E बाई एफ डॉट आई डॉट टी, ठीक है।
तो 5 एम्पियर या 10 एम्पियर की जो भी करंट है उसके लिए हम लोग टाइम निकाल लेंगे, W अपन को पता ही चल गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात है, ठीक है। ये बात समझ आ गई अपन को। चलो, तो ये फैराडे का सेकंड लॉ हो गया आप लोगों का, ओके। अब देखो बेटा, इसमें एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जैसा मैंने बताया आप लोगों को, उसको और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखो बेटा, यहाँ पे अपन लोग बात करते हैं कि भाई जो लास्ट में विद्युत अपघटन हम लोगों ने कराया तो उसका उपयोग क्या है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये सारे आप लोग याद रख लेना, थ्योरेटिकल जितने भी बातें हैं आप लोग एक बार पढ़ लो, अपने मॉड्यूल में बहुत अच्छे से थ्योरी दे रखी है, उसको बढ़िया से गो थ्रू कर लो, सारे सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर लो बेटा, ठीक है। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो औद्योगिक निर्माण विधि जो है, जैसे अपन लोग बात करते हैं कास्टनर केल्नर सेल और ये नेल्सन सेल वगैरह, ठीक है। तो NaOH Na2CO3 K2CO3 है ना, सोलवे अमोनिया सोडा प्रोसेस, ये सब, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं अपन लोग। अत्यधिक सक्रिय धातु जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, इनका इलेक्ट्रोड पे उत्पादन, ठीक है। इसी तरीके से बेटा एल्यूमिनियम वगैरह का Al2O3 के साथ उत्पादन, ठीक है। अपन लोग देखते हैं इसमें मेटलर्जी अपन लोग पढ़ते हैं धातु निष्कर्षण में, ठीक है। तो एल्यूमिना से अपन लोग एल्यूमिनियम निकालते हैं, ठीक है, बॉक्साइट ओर से। क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोकार्बन जो हैं, ये कोलबे प्रोसेस अपन लोग देखते हैं कि जैसे इथेन वगैरह या इथीन वगैरह अपन लोग बनाते हैं। कैसे? देखो बेटा, अपन लोग क्या करते हैं, CH3COH या कोई भी हाइड्रोकार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट यूज करते हैं, ठीक है। ये अपन लोगों ने इलेक्ट्रोड लिए तो CH3CO- क्या करेगा, ठीक है, ये एनोड पे क्या करेगा, इलेक्ट्रोलिसिस करेगा। तो एनोड पे क्या है बेटा, CH3CO- आपका ऑक्सीडाइज होगा, CH3COO रेडिकल आता है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और फिर ये क्या होता है, ये बॉन्ड टूट जाता है और ये CO2 बन जाएगा, ठीक है। साथ में क्या आएगा बेटा, CH3 रेडिकल। तो इस तरीके से क्या है, CH3 रेडिकल और CH3 रेडिकल ये क्या होगा, ये आपस में जुड़ के क्या बनाता है, इथेन। क्लियर? इस तरीके से बेटा CH3 रेडिकल, इथेन, इथीन, इस तरीके से ये आपका बन जाएगा। क्लियर? तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वगैरह, समझ में आ गया। सॉरी, इस तरीके से हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन को कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस से जो है करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जिसके ऊपर भी प्लेटिंग करानी है उसको हम लोग कैथोड बना दें बेटा, और जिस धातु की भी कोटिंग करानी है वो अपन लोग करा सकते हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे इस पे अपन लोगों ने लास्ट क्लास में चर्चा करी थी कि सिल्वर, कॉपर, ये सब जो है इनका विद्युत अपघटन के थ्रू परिशोधन करते हैं कि भाई एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो एनोड क्या है बेटा, प्योर मेटल का देते हैं, जैसे प्योर मेटल शुद्ध धातु जो रहेगी सिल्वर का, और ये क्या है, अशुद्ध इम्प्योर, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये इम्प्योर रहेगी और ये प्योर मेटल रहेगा, ठीक है। तो प्योर मेटल आपका, सपोज यहाँ पे प्योर मेटेलिक इलेक्ट्रोड हमने सिल्वर ले लिया और यहाँ पे इम्प्योर ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा बेटा, विद्युत अपघटन कराया, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भी ले लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में मेटल आयंस मौजूद रहते हैं, तो प्योर के ऊपर ये जमा होता जाएगा और इम्प्योर से ये सॉल्यूशन में आता जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्लेट है बेटा वो पतली होती जाती है और ये मोटी होती जाती है, ठीक है। ये सब अपन लोग पढ़ ही चुके हैं। तो इस तरीके से विद्युत अपघटन में जो भी सेक्शन था, फैराडे लॉ, ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, ये सारी बातें अपन लोग कर चुके हैं, है ना, ओके। तो इस तरीके से बेटा ये सेकंड सेक्शन भी खत्म हो गया। अब थर्ड सेक्शन अपन लोगों का आएगा कंडक्शन, ठीक है। और कंडक्शन जो है वाहकता, मतलब जो है सेल की जो वाहकता है विद्युत अपघटनी विलयनों की, उस पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अच्छा, तो बैटरीज और यही दो टॉपिक रह गए हैं, क्लियर। तो ये प्रॉब्ली नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास तक ये खत्म हो जाएगा, क्लियर। फिर अपन लोगों को प्रश्न रसायन भी स्टार्ट करना है,
क्वेश्चंस इसके कर लो बेटा, सॉल्व एग्जांपल आप लोग कर लोगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा, है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।